सभी बच्चों को प्रणाम। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत और अभिनंदन। कई दिनों के बाद अब इस नए सेशन में हम फिर से शिक्षण सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हमारी हिंदी की पहली कक्षा है और हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। आप सभी जानते हैं बच्चों, हम अखबार पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं और विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ते हैं। जो भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं और वो भाषा किससे मिलकर बनी है, यानी वो भाषा बनी है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है। कि जो पाठ हैं, जो वाक्य हैं, ये तो बड़े रूप हैं, लेकिन सबसे छोटा रूप क्या होता है, उसका वर्ण होता है। तो आज हम सबसे पहले वर्ण के बारे में जानेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ण पर विचार करेंगे कि वर्ण वास्तव में है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा लिखाती हूँ। मेरे साथ साथ आपको लिखते जाना है और मैं समझा रही हूँ। भाषा की छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। क्या है परिभाषा? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। अब मैं आपके सामने यहाँ लिखूँ, जैसे मैंने लिखा है लाल। ये क्या है? ये पूरा शब्द है, यह वर्ण नहीं है। अब हम इसके टुकड़े करते हैं। ये किन किन से मिलकर बना है? जैसे लम्बे हलंत लगाएंगे तो इसमें आत्मा मात्रा जुड़ेगी, आ जुड़ा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है यह हलंत और ये इसमें अ जुड़ा है। तो ये तो पूरा शब्द है, लेकिन यह वर्ण है। अगर हम इस ल के और टुकड़े करना चाहें तो इसको और हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। तो ये किससे बना है? ल और आ से मिलकर बना है, यानी इनके साथ स्वर भी जुड़े रहते हैं। ये अकेले इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। और जब ऐसी इकाई हमारे सामने होती है कि वो और टुकड़ों में नहीं बांट सकते तो उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे एक है तो इसको और इसके और एक से अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, तो फिर ये क्या बन जाता है? फिर ये वर्ण बन जाता है। तो हम इसी को वर्ण कहते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या होता है। ये लाल शब्द है, ये हरा ये शब्द है ना। तो हम इसको भी इसमें वर्ण क्या है? ये तो एक शब्द है, ये तो पूरा शब्द है, इनको तो हम शब्द कहेंगे। लेकिन शब्द की बड़ी इकाई है, क्योंकि वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य और वाक्य से अन्य गद्य पद्य वगैरह बनते हैं, जो आगे हम पढ़ते हैं। फिर हम पुस्तकें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। लेकिन सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो वर्ण होती है। इसी प्रकार से हरा शब्द को हम करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ह। इसमें हलंत लगाएंगे, इसमें अ जुड़ा हुआ है, बिना अर्थ के इसका उच्चारण नहीं हो सकता, है ना। तो ये सब क्या, ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। इसी प्रकार ये रा है तो र में हलंत लग रहा है, इसमें आ जुड़ा हुआ है, तो अब ये वर्ण है। ये सब अलग अलग वर्ण, हम इनको वर्ण कह सकते हैं। ये सबसे छोटी इकाई है, इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो ये चीज तो आपको समझ में आ ही गया है कि वर्ण क्या होते हैं, है ना। तो जहां पर भी अब आप आगे देखिए, वर्ण के एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख देती हूँ कि ये वर्ण होते हैं। आपको अपनी कॉपी में उसको नोट करना है। जैसे ये देखिए क है, च है, म है, पर इनका उच्चारण नहीं हो पाएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, पर ये वर्ण है, ये अकेले इनका अपने आप में उच्चारण नहीं हो पाता, बस ये लिखे जाते हैं क्योंकि चिन्ह एक प्रकार से। तो आप इनको समझिए। आ का उच्चारण कर सकते हैं, एक स्वतंत्र होते हैं क्योंकि स्वर भी होते हैं, तो स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण किया जा सकता है। तो ये सब क्या है? वर्ण है। अब वर्ण हमने समझ लिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं, और ये वर्ण के कुछ उदाहरण हैं।
वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। आपको हो सकता है आपको जानकारी हो, पर नहीं हो तो भी अभी हम आज जान लेंगे कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। अब इन वर्णों को भी दो भागों में बांटा गया है। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है ना। तो जो दो भाग हम लिखने वाले हैं अभी आगे हम लिखेंगे, इसलिए हम पूर्ण नाम नहीं लगा सकते, इसलिए उनका ऐसा चिन्ह लगाना है। आगे मुझे इसको और भी समझाना है ना, तो चिन्ह का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे ना। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है और कौन कौन से होते हैं? वो स्वर और व्यंजन। तो पहला तो है इसका स्वर और दूसरा है व्यंजन, है ना। तो वर्णों के दो जो भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन होता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं स्वर पढ़ेंगे। स्वर के बारे में समझेंगे आज कि स्वर क्या होता है। वर्ण हमने समझ लिया और वर्णों के अंदर स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं और फिर स्वर के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब स्वर किसे कहते हैं पहले तो हम ये जान लेते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। किसे कहते हैं स्वर? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वर कितने होते हैं? हिंदी में कुल स्वरों की संख्या होती है 11। हिंदी में या हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 होती है। प्रश्न आता है कि स्वर कितने होते हैं संख्या में, तो हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में प्रश्न आता है तो हम संख्या बताएंगे 11, क्योंकि हिंदी भाषा में स्वर कितने माने गए हैं? 11 माने गए। और वो कौन कौन से, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए उदाहरण कौन कौन से स्वर हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, कितने होते हैं सर? 11 होते हैं। अब देखिए आप अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये कुल 11 स्वर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या होते हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई तो हम कहते हैं वर्ण। और वर्णों को कुल वर्ण हिंदी में होते हैं 44 और उन 44 वर्णों को हमने दो भागों में बांटा है। यानी वर्णों के दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। फिर स्वरों के भी, स्वर की हमने परिभाषा जान ली है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। और 11 कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये कुल 11 स्वर हैं। तो
तो इतना हमने समझ लिया है। अब हम स्वरों का ही और विस्तृत पढ़ेंगे, स्वरों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हमको ये परिभाषा आपने नोट करी हुई होगी, मुझे आशा है। हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा आगे इसको और समझाते हैं स्वरों को आपको। स्वर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आज हमें सिर्फ स्वर पढ़ने। अब स्वरों को भी दो भागों में बांटा गया है। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ और आप मेरे साथ नोट कीजिए। स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। स्वरों के भी क्योंकि दो भाग या दो भेद एक ही बात है, भाग कहें या भेद कहें दोनों एक ही बात है। तो दो कौन से भेद है? एक तो ह्रस्व स्वर, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर स्वरों को हमने फिर दो भेद कर दिए। कौन कौन से करे हमने? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर होते हैं जो टोटल 11 है ना, इन्हीं को हमने दो भागों में बांटा है। तो इनमें से जो पहले 4 तो नहीं कह सकते, जो मूल स्वर होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं। तो पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर किन्हें कहेंगे उसके बारे में लिखेंगे। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब ही होता है छोटा, है ना। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, यानी इनका उच्चारण करने में भी हमें कम समय लगेगा। अब वो कौन कौन से स्वर हिंदी में आते हैं उन्हें हम यहाँ देखते हैं। अ, ई, अ छोटा ई, उ ये छोटा उ और री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर है उनको मूल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये बने, उसके बाद फिर इन्हीं से अन्य स्वर बने, इसीलिए ये मूल स्वर कहलाते हैं। इन्हें आगे लाइन लिख लीजिए, इसमें इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, है ना। मूल स्वर भी कहते हैं, इसको कहते हैं ह्रस्व स्वर को कहते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या में 4 होते हैं। इसको भी आप ध्यान रखें, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो कुल 4 होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा हमारे? कुल स्वर कितने थे? 11 में से 4 कौन से? ह्रस्व स्वर। तो दीर्घ कितने होंगे? बचे जो शेष 7 बचे वही दीर्घ होंगे। तो दीर्घ की परिभाषा भी हम लिख लेते हैं। दीर्घ स्वर परिभाषा में ज्यादा अंतर नहीं है, समय का ही होता है। समय के आधार पर इनको बांटा गया है 2 भागों में, है ना। तो जिनमें कम समय लगेगा उनको तो हम कहेंगे ह्रस्व स्वर, और जिनमें अपेक्षाकृत दुगना समय लगेगा। तो परिभाषा लिखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है। कितना लगता है? दुगना समय लगता है। समय
है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। किसे कहेंगे? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है। कितना लगता है? दुगना। किससे दुगना लगता है? ह्रस्व स्वर से दुगना लगता है। और जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो 4 होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? संख्या में 7 होते हैं। यानी शेष जो 11 मूल स्वर होते हैं उनमें से 4 निकाल देते हैं, अ, ई, उ, री, और जो शेष बचते हैं वही दीर्घ स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। प्रश्न कैसे आएगा हमारे? प्रश्न आएगा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो अब हमने आज में तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो आज स्वर पढ़ रहे हैं, स्वरों के बारे में पढ़ेंगे बस हम, है ना। तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि स्वर को भी हमने 2 भागों में बांटा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ, तो 2 इसके बारे में बता दिया। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। तो जो अ से लेकर के अ तक के जो 11 थे वो थे, उनमें से हमने 4 हटा दिए। तो शेष हमारे जो दीर्घ स्वर बच जाते हैं कौन कौन से होंगे? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। ये 7, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो हमें आपको याद रखना है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। ह्रस्व स्वर में कितना क्या लगता है? अपेक्षाकृत कम समय लगता है। यानी जो कम समय में, देखो हमने बोला अ, तो कितनी आसानी से, बहुत कम टाइम लगाना, अ, ई, उ, री, कितने कम समय में उच्चारण होता है इनका, इसीलिए इनको ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व यानी थोड़ा या कम, छोटा, इससे कई अंक निकलते हैं। दीर्घ यानी होता है बड़ा यानी ज्यादा, है ना। तो दीर्घ स्वर में वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में मूल स्वर की से दुगना समय लगता है। कितना लगता है? दुगना लगता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 होते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। आज हमने वर्ण के बारे में जाना, वर्ण की परिभाषा, उसके बाद हमने वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन के बारे में हमने नहीं पढ़ा, स्वर के बारे में पढ़ा है। स्वर कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, ये हमने आज अध्ययन किया है। तो आप इस कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।